यस सर। सोए हुए हैं? नो सर। ठीक, शुरू करते हैं। आपको ये नोट्स वोट्स तो आ गया ना, रिफ्लेक्ट हो गया, किसी को ऐसा कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। इससे पहले डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, या मुझे पढ़ाने का जरूरत है फिर से? मतलब मुझे ये बता दो आप यार। एक लेक्चर मैंने लिया था, कुछ लोगों ने अटेंड किया था उसको, उसका तो रिकॉर्डिंग में आज पुट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे, और डॉट प्रोडक्ट का नोट्स भी आ जाएगा जो उस लेक्चर में था। नोट्स जो था, तो जितना भी नोट्स है ऐसे ही जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे आ जाएगा आपका, और डॉट प्रोडक्ट का वो लेक्चर भी आ जाएगा। कंप्लीट नहीं है उसमें, शायद थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी बच गया था उस दिन, सारा डिस्कस नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो देख लेंगे। और आपने आपने बोला ना आप लोगों ने कर भी लिया अटेंड विजय सर की क्लास में, ये कंफर्म कर दीजिए। हेलो, Yes, sir. ये डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया आपका या नहीं हो गया, ये बता दीजिए। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर आज आपको, इसी के बेस पे। और मटेरियल मिल गया आपको वो जो मैंने शेयर किया था? Yes, sir. सर उसमें डाउट्स वगैरह भी हैं इसमें? जो आपने वो डीसी पांडे वाली क्वेश्चन बैंक भेजा था। ठीक है, क्या डाउट है बताइए। एक सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन बैंक से आपने प्रैक्टिस की है क्या? यस सर। अच्छा, वो मैं ले लूंगा, अभी तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ वेक्टर का। ठीक है। हाँ, वो मैं आपको डाउट क्लास रहेगी उसमें डेजिग्नेटेड, मतलब उस दिन डाउट ही ले लिया करेंगे आपके। आप लोग, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिल गई ना आप, उसका एक्चुअली क्या देखो, उसमें दिक्कत क्या है, जो डीसी पांडे का जो क्वेश्चन बैंक है ना, जो पीडीएफ वो अवेलेबल है, उसके अंदर सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, मतलब आंसर की है, उन्होंने सॉल्यूशन वाला वो नहीं किया है, प्रिंट आउट नहीं लिया उसका, शायद स्कैन नहीं किया। जो एक्चुअल बुक है ना क्वेश्चन बैंक, ठीक है, तो उन्होंने आप नंबर देखोगे ना, जैसे 53 पेज के बाद सीधा 71 पेज नंबर है, तो उसका मतलब है बीच में से कुछ सॉल्यूशन वाले पेजेस उन्होंने स्कैन नहीं किए हैं। अब वो जब हम मार्केट से बुक भी, वो बुक भी परचेज कर लो, कोई ज्यादा कॉस्टली बुक नहीं है, ठीक है, या ऑनलाइन आप ऑर्डर प्लेस कर लो उसका, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन फिर आंसर की और साथ में ही सॉल्यूशन रहेंगे चैप्टर के एंड में। तो हो सकता है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मान लिया आपको आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 50 में से अगर 30 हो जा रहे हैं, 20 नहीं हो रहे हैं, तो 20 में से सॉल्यूशन देखने के बाद हो सकता है कि आपके 7 या 8 क्वेश्चन हो जाएं, कि आपको छोटा मोटा, या तो आपका न्यूमेरिकल एरर आ रहा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कि आपने जो 2 से डिवाइड करना भूल गए, 4 से डिवाइड करना भूल गए। ये सब मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं आता था। ठीक है, वो हो गया कि आपने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एरर कर दिया और आंसर मैच नहीं कर रहा होता है। इस तरीके के जो छुटपुट छुटपुट प्रॉब्लम है ना, वो लेके मत आना कि सर मेरा 2, मैं आपको सोल्व करके दे रहा हूँ, फिर से बोलो कि सर आपको 2 से डिवाइड करना भूल गया था मैं। उसमें कोई है नहीं, वो रिडंडेंट, वो आप सॉल्यूशन देख लो, मैच करो। अगर जो सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ आ रहा है, आपने क्वेश्चन किया, आपने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखने से समझ आ गया कि हाँ मेरी ये गलती थी, मुझे इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था। अगर सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आया, फिर मतलब या तो कॉन्सेप्चुअली उसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है, या तो आपको दोबारा फिर से पढ़ने का जरूरत है कॉन्सेप्ट को, या फिर मतलब यार चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं वैसे, मतलब थोड़ा सा और कुछ, या मल्टी हो सकता है कि दूसरे चैप्टर से लिंक हो, 2-3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बनाया गया हो। ठीक है, ये बुक परचेज कर लीजिए, एक हार्ड कॉपी भी रख लीजिए उस बुक का। कर सकते हैं सब लोग? उस बुक का नाम लिखा ही हुआ फ्रंट पेज पे, वो बुक आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए फ्लिपकार्ट या कहीं से, और एक एक सेट परचेज कर लीजिए क्वेश्चन बैंक उसको। वो मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा पाऊंगा ना, आपको मुझे बार बार फोटो नहीं भेजनी पड़ेगी। नहीं तो मेरे को बहुत बच्चे फोटो ही भेजते रहेंगे, सर मेरा क्वेश्चन ये वाला है, मेरा क्वेश्चन ये वाला है, और फिर मैं उनको इधर उधर, ज्यादा टाइम तो इसी में चला जाएगा, ज्यादा टाइम इस चीज में चला जाएगा कि
मैं उसको इधर से उधर डालने में, इसमें वन नोट में डालता रह रहा हूँ और सोल्व करता रह रहा हूँ। ठीक है, आप जो है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सैटरडे को मुझे बताना। सैटरडे संडे मोस्टली हम डाउट के लिए रखा करेंगे, फ्राइडे तक पढ़ा करेंगे। चलो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ये है, जितना वेक्टर पढ़ा है उसके बाद हमें जो है समझ आ जानी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। अब इसमें से मैं देखो सारे नहीं कर रहा, कुछ या आपके हो जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बताओ खुद ही, चारों ऑप्शन देख करके बताओ आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नहीं, सेकंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का तो कर दिया, स्केलर क्वांटिटी मैंने बोल दिया, वर्क है। सर डी स्पीड, डी स्पीड। स्पीड, ठीक है, स्पीड और सुने हुए हैं ये सब क्वांटिटी, अगर नहीं सुने होंगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी। सर मैग्नेटिक फ्लक्स, वेक्टर क्वांटिटी सर सी, नहीं, देखो टाइम नहीं है क्योंकि टाइम स्केलर होता है, टेम्परेचर स्केलर होता है, फिर टेम्परेचर डी होगा सर, फिर तो डी होगा। डी, ठीक है। यस सर। फोर्थ पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। Sir, 2. मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। मिनिमम नंबर कितना होगा? अनइक्वल होने चाहिए जी, इक्वल नहीं, दो होंगे तो इक्वल होना पड़ेगा, सर 3। इक्वल एंड अपोजिट। सर 3 है इसका आंसर। 3 होगा, देखो क्यों होगा 3, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। मिनिमम मिनिमम पूछा है ना, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अगर देखो जीरो रिजल्टेंट आना है तो दो वेक्टर से तो इक्वल एंड अपोजिट लेना पड़ेगा आपको, उससे तो क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको इस तरीके का लेना पड़ेगा, जैसे ए है बी है, तो ए बी का जो रिजल्टेंट आए, जो थर्ड वेक्टर है उसके इक्वल एंड अपोजिट आए, सी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आएगा उसके अपोजिट आपने एक और वेक्टर लगा दिया, तो नेट सम इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। ऐसा हो सकता है, तो मिनिमम कितना, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स और अनइक्वल मैग्नीट्यूड शुड बी 3, कि ए दो वेक्टर का जो सम है, समझ आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत है इसमें, फोर्थ वाले में? नेक्स्ट पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जल्दी से बताओ मुझे। Sir, A. सर ए। A, vector cannot be displaced from one point to another point. Distance is a scalar, displacement is a vector, momentum force vector, mass speed scalar। A आंसर आएगा। कर सकते हैं ना डिस्प्लेस, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है ना। What is the dot product of two vector 3 5, angle between them is 60? कर लोगे? ए बी cos थीटा क्या होता है? ए बी cos ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट यही होता है 7.5. 7.5। सिंपल। देखो ये सब हो जाएंगे, ये सब मैं चाइल्ड्स प्ले में ऐसा वो नहीं कर रहा कि आपको नहीं होंगे, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन 8 9 10 11 12, देखो ये मैंने कल कराया था,
टॉर्क। यहाँ पे आप बस आपको टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पता। टॉर्क क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था टॉर्क क्या होता है, हिंट दे दे रहा हूँ, आर क्रॉस एफ होता है। ये 5th चैप्टर में पढ़ेंगे जब जाएगा जाकर के, बट अभी इससे निकाल लोगे आप। फोर्स दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है, तो आप ये लगा करके इसे निकालोगे। तो आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, जो मैं भी यहाँ पे ग्रीन से टिक कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करना है। बस जस्ट देखते रहना है और करते रहना है, ठीक है। इसको टिक करके रख सकते हो। टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैविंग रिजल्टेंट आइदर इक्वल टू देम देन एंगल बिटवीन देम। ये मैंने आपको डायरेक्ट नोट्स में बताया हुआ है। बताओ इसका आंसर, पढ़ने से ही बताना है, बस कुछ करना नहीं है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू दैट अदर ऑफ द सम, 120 degree. एंगल बिटवीन देम इज शुड बी 120 डिग्री, ठीक है। कि अगर एक एक वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है, तो एंगल कितना होना चाहिए उनके बीच, 120 का एंगल होना चाहिए, ताकि रिजल्टेंट भी ए ही मैग्नीट्यूड का है। ये हमने कर लिया, नोट्स में लिखा होगा आपको। वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू। उन्होंने बोला है, देखो पढ़ो जल्दी से। परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करते हो, ये इम्पोर्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन ए डॉट बी इज 0। जल्दी बताओ अल्फा कितना आएगा ए डॉट बी करके। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। यू हैव 30 सेकेंड। बोलो बोलो जल्दी। 1/2. 1/2 श्योर है सब लोग? किसी का मैच डिफर कर रहा है आंसर? देखो ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें बहुत दिमाग लगाना है। ये स्टेप्स टू डू है, पता ही है आपको क्या करना है हर क्वेश्चन में। वन बाय टू आएगा। ए डॉट बी इज 0। ए डॉट बी क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, ए डॉट बी मतलब आई का आई के साथ प्रोडक्ट, जे का जे के साथ प्रोडक्ट, के के साथ प्रोडक्ट, और उसको 0 कर दो क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। ये गिवन है, दे आर परपेंडिकुलर। तो आप करोगे, ये करोगे 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 -4 एंड 8 इंटू, इनका प्रोडक्ट करो तो आपको सर ये 8 एडिशन से भी बहुत आसानी से हो गया। किससे किससे हो गया आसानी से? एडिशन से बहुत छोटा सा ही हो गया कि इनका जो मैग्नीट्यूड है इनके स्क्वायर के, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होएगा, क्योंकि हाँ उससे भी हो जाएगा। इन- अगर आप ऐसा मानते हो ना कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे कि ए, इनका जो सम का मैग्नीट्यूड है उसको कह रहे हो इनके, ना, यस सर, इनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होएगा। पाइथागोरस वो का। छोटा भी हो गया। यस सर। हाँ, वैसा भी कर सकते हो। ये भी बहुत छोटा है, ये सिंपल आपको बस एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखो -12। वो आपके देखो, उसको कैसे ट्वीक करना है वो आपके पास मेथड, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल मेथड यही होता है। 2 इंटू 4, 3 इंटू -12 एंड 8 इंटू अल्फा प्लस 8 इंटू अल्फा इक्वल टू 0। इससे भी हो गया आसानी से। तो यहाँ पे लिखो 8 इंटू अल्फा शुड बी इक्वल टू 4 अल्फा इक्वल टू हाफ। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से अल्फा हाफ आ जाएगा। बेसिकली ये पता चलना है परपेंडिकुलर, ये प्रॉपर्टी और भी जगह यूज होगी, इस वजह से कराई जा रही है कि जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, एटलीस्ट आपके दिमाग में एक बार जरूर आना चाहिए दे कैन बी परपेंडिकुलर। मतलब ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। एंगल बिटवीन देम इज टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर के बीच, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की जिन्होंने क्लास लगाई थी उनको कराया होगा। 90 degree. 90 डिग्री. सी आएगा सर। 90 डिग्री से। 6 डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हो, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपके पास एक चॉइस रहती है। क्या क्या चॉइस है कि कोस थीटा निकाल, कोस थीटा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए, आप बोलोगे कोस थीटा शुड बी इक्वल टू
a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसी से निकलेगा, यही फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का फॉर्मूला से अगर जाना है। तो अगर a डॉट b करके देखोगे तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो -25, तो जीरो आ जाएगा, आपका डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ जाएगा, तो न्यूमरेटर टर्म जीरो बन जाएगा, तो आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपका आंसर ये इस केस में यहाँ पे ये रहा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। The maximum and minimum value of the resultant of the two force acting this and this smaller force Two is equal to। मैंने आपको बताया दो वेक्टर दिए होते हैं, तो मैक्सिमम कितना होता है दोनों का सम, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है दोनों का डिफरेंस। सर 2 आ जाएगा। Maximum minimum value of the resultant of two forces at a point are this and this, then the smaller force will be। 2 ये क्या न्यूटन। दिया हुआ बेसिकली आपको, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन नहीं, ये मैक्सिमम और मिनिमम ही दिए हुए हैं। ये जो 7 दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, ये ध्यान से देख लो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन से दोबारा पढ़ लो लैंग्वेज उसका, तब समझ आएगा। 2 आ गया सर, 2 न्यूटन। 2 आ गया ना, क्योंकि आपको छोटा वाला फोर्स पूछा है, मतलब छोटे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो किसका बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या क्या वैल्यू होंगे वैसे खुद भी सोच लो, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 आएगा। क्योंकि 5 और 2 का सम 7 है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है। तो जो बड़ी फोर्स होगी एक फोर्स होगी आपका, ए का मैग्नीट्यूड होगा 5, बी का मैग्नीट्यूड होगा 2। तो बड़े वाली फोर्स है 5 न्यूटन और छोटे वाली फोर्स है 2 न्यूटन। क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने दो वेक्टर नहीं दिए हुए थे आपको, 7 और 3 न्यूटन नहीं दिए हुए थे। उन्होंने बोला था कि नहीं कोई दो रैंडम दो वेक्टर है, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट 7 है और मिनिमम रिजल्टेंट 3 आ रहा है, और ये हमने पढ़ा हुआ मैक्सिमम रेंज ऑफ रिजल्टेंट पढ़ी हुई है हमने। ठीक है, यस सर। अगला 3 3 तो 3 बी 3 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये सब मैं नहीं करा रहा, ये आ जाएंगे। फिर से क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। देखो जैसे ही दिखे ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस दिमाग में आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट 0। एक बस उसको कर लो, जो भी इक्वेशन बनेगी सोल्व कर लेना। तो ये आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट सी। आपको क्या करना है, एक S2 वेक्टर लिख लो और एक S1 वेक्टर लिख लो, और क्या करना है S2 माइनस S1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका S2 माइनस S1 आ जाएगा, तो कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। ये लिख लो यहाँ से। कैसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बताओ। पोजीशन वेक्टर लिखो पहले, ये इसको R2 भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे ऐसे ही बोलना है, जनरली इसको ऐसे बोलते हैं। R2 वेक्टर, R1 वेक्टर और R2 माइनस R1 होता है डिस्प्लेसमेंट, या S2 माइनस S1 भी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर 2 कितना होगा, -2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 4 k कैप। ये कितना होगा 0 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 1 k कैप। उसके बाद तो इजी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, आंसर बताओ क्या है। R2 माइनस R1 करना है, तो -2 इन दोनों का डिफरेंस लेना है। -2 प्लस 3 प्लस 5, ये वाला सी ऑप्शन आ जाएगा डिफरेंस लेने।
आपका क्या ये लोगों का स्टेबल कनेक्शन नहीं है या ये लोग जानबूझ के ऐसा अंदर बाहर आते जाते रहता है? हाँ चलो, कब चेंज नहीं होगा वेक्टर? अब ये लेवल बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे ना, तो फिर ये थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा लेवल जाता रहेगा ऊपर। It is displaced parallel to itself. इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। सिंपल है कि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है वेक्टर में, कोई दिक्कत नहीं। A vector does not change when it is displaced parallel to itself. डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, बोल रहे हैं। मेरा कनेक्शन तो ठीक है सर इधर से, आप एक बार अपना कनेक्शन चेक कीजिए। मोबाइल से देखो, आप अगर कोई मोबाइल से यूज कर रहा है ना तो प्लीज मतलब एक आप ये ले लीजिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आपको 2 साल पढ़ना है और इंटरनेट का जरूरत पड़ने ही वाला है, ठीक है, 10th वाला टाइप नहीं है। तो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए मोबाइल मोबाइल के कंपेयर में, क्योंकि आपको रूम पे बैठ के पढ़ना है, कोई इधर उधर तो घूमना है नहीं सारा दिन, ठीक है। सिटी में अब अच्छे अच्छे इंटरनेट कनेक्शन आ गए, जियो फाइबर, एयरटेल वेलपेट, कुछ भी आप जो एक एक लगवा लीजिए कोई, स्टेबल रहेंगे कनेक्शन। आगे के लिए देखो, विच ऑफ द टू सेट्स which of the sets given below may represent magnitude of the three vector adding to 0? बोलो। ये बस हिट एंड ट्रायल है, आपको देखना, सोचना समझना है कि किन 3 वेक्टर को ऐड करके 0 रिजल्टेंट लाया जा सकता है। लॉजिक लगाओ और देखो, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ और बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, 3 वैल्यू दी हुई है, आपको देखना है कि तीनों से 0 रिजल्टेंट कैसे आ सकता है, किन 3 वैल्यू से 0 रिजल्टेंट ला सकते हो। आपने रेंज ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? रेंज ऑफ वेक्टर, रेंज ऑफ वेक्टर में ये था कि कोई 2 वेक्टर का सम मैक्सिमम पता होता है, मिनिमम पता होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, मिनिमम अपोजिट से आती है। तो आप चेक करो, अगर मान ले इसका रेंज निकालने की कोशिश करो, इसके पेयर बनाने की कोशिश करो, तो 2 4 का मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6, और मिनिमम कितना आ सकता है, तो ये 8 को तो कभी रीच ही नहीं करेगा ना, तो उसके इसके अपोजिट तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा कि हम ऐसा वेक्टर का डायरेक्शन ले लें कि 8 को कैंसिल कर दे, तो ये पेयर पॉसिबल नहीं आएगा, ये पेयर की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब रीजन समझ आ रहा है क्यों नहीं बनेगी? मैं कह रहा हूँ कि 2 और 4 का सम मैक्सिमम हो सकता है 6 और मिनिमम हो सकता है इनका वैल्यू रेंज। तो जब ये इतना ही जा रहा है तो 8 को कैसे कैंसिल कर देगा, ये 0 रिजल्टेंट नहीं दे पाएगा, तो ये नहीं होगा आंसर, मतलब फर्स्ट वाला पेयर नहीं होगा। सेकंड वाले में भी देखो यही, ये 12 तक जा रहा है, इस वाले में भी देखो ये 1.5 तक ही जा रहा है, इस वाले में जा सकता है ये 3 है, या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि जो इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है वो 2 को कैंसिल कर सकता है, तो आंसर विल बी आपका ये हो जाएगा। बस जस्ट लॉजिक लगाना था कि 2 वेक्टर का सम, अगर आप बोलो 1 को इधर रख लेंगे, 1 को इधर रख लेंगे, 1 को इधर रख लेंगे और 2 उधर हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के 0 आ सकता है। बस ये सोचना था दिमाग, और कुछ नहीं सोचना।
Resultant of A and B makes an angle alpha with A and B and beta with B. Then alpha is always less than beta. Alpha is greater than beta. Alpha is greater than beta. सोचो खुद ही, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ले लो। डायग्राम पहले बनना चाहिए, ऐसा दिमाग में नहीं आएंगे ये। ए बी वेक्टर है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इनका रिजल्टेंट है आर। रिजल्टेंट एक के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, एक के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अल्फा बीटा पे कमेंट करना है। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर, बीटा विद बी वेक्टर। तो कमेंट्री करो अपनी, नहीं समझ आ रहा तो बताओ। सर एक का ज्यादा हुआ क्या? अल्फा ज्यादा होगा क्या? मतलब किस बेसिस पे बोलोगे? अल्फा ज्यादा तो क्या, अल्फा तो नहीं नहीं, अल्फा कम होगा बीटा से। अगर ऑलवेज, सर ए ज्यादा, ऑलवेज तो सर ऑलवेज वाला अगर, ऑप्शन तो नेग्लेक्ट कर दो, हमेशा तो ऐसा हाँ होगा। वो तो नेग्लेक्ट है। यस सर। सर अगर बी ज्यादा है ए से तो अल्फा छोटा होगा बी से। अगर बी ज्यादा है ए से, यस सर। बी देखो ज्यादा जितना जितना बड़ा वेक्टर, सुनो यहाँ से देख लो। ये भी बी का मैग्नीट्यूड ही होगा ना, ये वाला साइड भी। जितना बी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ये टेंडेंसी होगा अल्फा के बढ़ने का। और बड़ा कर दो तो और बड़ा हो जाएगा अल्फा, और बड़ा कर दो तो और बड़ा हो जाएगा अल्फा। तो सर अल्फा इंक्रीज कर गया। हाँ, बी के बढ़ने पे अल्फा इंक्रीज कर रहा है, बीटा इंक्रीज नहीं कर रहा। मतलब बी का रिलेशन ओके अल्फा से ज्यादा हुआ। ओके ओके। तो सर आंसर सी आ गया। हाँ बोलो, आप बोलो। और किसी का है? सर बाकी लोग कोई कमेंट करना चाह रहा है? अरे बोलो, आप लोग म्यूट एकदम स्पेक्टेटर के टाइप बैठे रहते हो। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेक्टेटर एंड ऑडियंस। आप लोगों का भी तो क्लास है, क्या लग रहा है? आपको ही करना है फाइनल क्वेश्चन तो जाके पेपर में। नहीं समझ आ रहा है तो वो बोलो कि भाई ये रिपीट कर दीजिए। आपको चॉइस दिया जा रहा है कि आपको अल्फा सर इसमें अल्फा अगर हम के नेचर पे कमेंट करने को बोला जा रहा है। सर जैसे इसमें अगर हम बी वेक्टर को इंक्रीज करें तो इससे अल्फा एंगल बढ़ेगा ना। क्या बढ़ेगा? अगर बी अगर वेक्टर को इंक्रीज करें, हाँ बी वेक्टर को हाँ इंक्रीज करने से अल्फा बढ़ेगा। सर सी हो जाएगा फिर। हाँ, और ए के बढ़ने पे बीटा बढ़ेगा। और किसी को, अगर किसी को ऐसा समझ नहीं आ रहा, देखो सिंपल है डायग्राम। इस ज्योमेट्री को ही देख लो। इस ज्योमेट्री में अगर आप बी की हाइट को बढ़ाना शुरू करो, सपोज यहाँ तक था तो थोड़ा बढ़ा दिया, तो आपको दिख जाएगा कि रिजल्टेंट यहाँ जाने वाला है, क्योंकि ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा। अगर ट्रायंगल लो में जाओगे तो थोड़ा और बढ़ाओगे तो और बड़ा हो जाएगा। या फिर टेंजेंट अल्फा में देख लो। टेंजेंट अल्फा में ऊपर वाले टर्म क्या आता था? बी साइन थीटा और अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है न्यूमेरिकली, अगर ऐसे ज्योमेट्री से नहीं समझ आ रहा है, तो अल्फा बढ़ने का रीजन हो सकता है न्यूमरेटर बढ़ना। अल्फा कब बढ़ेगा? जब ये न्यूमरेटर टर्म बढ़ाओ, क्योंकि ये थीटा तो फिक्स कर दिया। तो बी जब बढ़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ सकता है, तो अल्फा इंक्रीज होगा इसके बढ़ने। ठीक है, तो डायरेक्टली लिंक्ड है बी का मैग्नीट्यूड और अल्फा का वैल्यू। तो कितना आंसर आएगा? कौन सा आंसर टिक करूं मैं? क्वेश्चन सी। नंबर सी 21 में आप
सी बोलोगे, सी। बस ये चेक करना, आपको कोई ज्यादा नहीं पूछा जा रहा। और इसी तरीके का क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ये बहुत इजी चल रहे हैं अभी, इतना मुश्किल नहीं है। एंगल मेड बाय द एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बताया हुआ आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट से आएगा ये, तो डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, जिसमें कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू आती है। क्या होता है कोस कोस अल्फा, आर एक्स बाय आर का मोड, कोस बीटा क्या होता था, आर वाई बाय आर का मोड, कोस गामा क्या होता था, आर जेड बाय आर का मोड। देख लो, किसी को अगर इसमें दिक्कत है मुझे जल्दी से आंसर बता दो, फिर क्या क्या है। वैल्यू दिख रही है आपको, सर फर्स्ट है। फर्स्ट है, सिंपल चीजें। देखो ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कुछ बहुत ही एकदम रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं देखने से, भाई ये तो मेरे को समझ ही नहीं, क्योंकि देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं कुछ कि जिनको वेक्टर खत्म हो जाता है बट ये आई कैप जे कैप के कैप भी समझ नहीं आ रहे होते हैं। देयर आर स्टूडेंट, तो उनको अभी हेजिटेंट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही ठीक करने के लिए बैठे हैं। और मुझे आपकी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है आधे तो अपना वीडियो ऑन करके बेड में सोए भी हो, ठीक है, उसके भी मतलब प्रोबेबिलिटी है। यूनिट वेक्टर, चलो इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, ए का मैग्नीट्यूड आने वाला 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 16, 4 7। आपका आंसर इसके हिसाब से तो आर एक्स बाय मोड ऑफ 7, इसके हिसाब से आंसर ए आ जाएगा। देख लीजिए, चेक भी कर लीजिए अगर आपको करना तो। cos इनवर्स 3/7, cos इनवर्स 6/7, cos इनवर्स 2/7, सिंपल चीजें, यही फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर, बोलो क्वेश्चन नंबर 23 करो जल्दी से, यू हैव लेस देन 1 मिनट, बी। लेस सर देन बी आएगा आंसर, बी, सर बी आएगा। यस a unit vector parallel to the resultant of this and this। तो रिजल्टेंट आपने ढूंढा, रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी ढूंढना है और उसके मैग्नीट्यूड से। यस सर, सर मैंने तो ये लगा दिया कि यूनिट वेक्टर होता है आर के बाय आर वेक्टर बाय मोड ऑफ आर वेक्टर, फिर आर वेक्टर की वैल्यू निकाल दी वहां से। हाँ बस यही करना ही है आपको, दोनों का सम कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आपको मिलेगा 12 आई कैप माइनस माइनस नहीं प्लस 5 जे कैप। और अब इनका मैग्नीट्यूड देख लो, मैग्नीट्यूड कितना होगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली 13 होगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 13 मिनट, ये आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। हाँ अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे अच्छे, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो छोटे छोटे, ठीक है, ये करके बताओ, ये तो हो गया। द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, जल्द मतलब ये समझ, अगर ये सब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वेक्टर दिमाग में बैठ रहा है। अगर जिसको अब ये 24 आ रहा है ना, मतलब उसको थोड़ा सा समझ आ रहा है। सर बोलो 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 बोलो। सर 5/2 आई कैप प्लस 5/√2 जे कैप, इसी क्वेश्चन की।
24 का बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। आंसर बताओ ना, मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड है उसका, कुछ 4 ऑप्शन लिखा हूँ। अच्छा सर उसमें बताना है, ये तो मैं कंपोनेंट निकाल के रख लिया। ओके बोलो जी जल्दी से आप लोग। किसका आंसर आया? केशव, आरव, हरमन? नहीं आया। नहीं आया? सर सी आएगा आंसर शायद। नहीं 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 सर डी आएगा आंसर, डी आएगा, करेक्ट है, डी डी आएगा सर। तो ठीक, आप एक बार बस अपना आंसर बोल के रख दिया करो कि मेरा डी आ रहा है। ओके कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको, सब इसको पढ़ने से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या पूछा जा रहा है? हमने डॉट प्रोडक्ट का क्लास लगाया था कुछ बच्चों ने, ठीक है, हमने एक क्लास किया था और उसमें डॉट प्रोडक्ट का क्लास लगाया था, 4-5 लोग प्रेजेंट थे वहां पे। उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा, ये एग्जैक्टली करना बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। एक वेक्टर का एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। आप सपोज इसको बोल दो ए वेक्टर और इसको बोल दो बी वेक्टर और इनके बीच है थीटा। कंपोनेंट में क्या बताया था कि आपको 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, एक तो पैरेलल टू दिस और परपेंडिकुलर। आपको बोला था कि अगर आप कंपोनेंट निकालना है, ये बेसिकली ये लेंथ पूछी जा रही है आपसे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ठीक है, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। मतलब अगर यहाँ पे अगर इसका प्रोजेक्शन बनो कि यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा बनाया जा सकता है ए वेक्टर, और एक ये भी बनाया जा सकता है, इसके 2 कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, 2 शेडो। शेडो देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगर ऊपर से आप लाइट फेंकोगे ना यहाँ पे, तो जो शेडो आएगा, तो शेडो तो इतना ही आएगा, बी के ऊपर शेडो जो आएगा, वही वही निकालने की बात हो रही है कि आपको क्या करना है। एक टॉर्च ले लो अपने हाथ में, यहाँ पे टॉर्च ले लो और उस टॉर्च से प्रोजेक्शन करना है लाइट का, और शेडो देखनी है कितनी आएगी बी के ऊपर। तो वो जो शेडो आएगी वही प्रोजेक्शन है। और प्रोजेक्शन क्या होता है? कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है। कंपोनेंट बेसिकली वेक्टर है, ठीक है, और इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं कई बार। उसका अगर ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया, अगर मान लिया यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो बेसिकली आपको कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर यहाँ 4 ऑप्शन वेक्टर में होते हैं, तो बेसिकली उसका वैल्यू भी फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो आपको बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब उस ऑप्शन के हिसाब से तो कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड, बेसिकली प्रोजेक्शन की लेंथ बतानी है। तो आप खुद ही सिर्फ ट्रायंगल की ज्योमेट्री से देखो, ट्रायंगल की ज्योमेट्री से, कि ये साइड कितनी होनी चाहिए, दिस मस्ट बी ए cos थीटा। ये सिर्फ ट्रायंगल ज्योमेट्री से आप बोल सकते हो कि ये ए cos थीटा होगा, और ये कितना होगा, ए sin थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है ए cos थीटा और ए sin थीटा फाइंड करने में? अब कुछ नहीं, यहाँ पे इसको x बोल दो, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, ये a है, थीटा लगा दो, तो x बाय ए कितना होगा, cos थीटा, y बाय ए कितना होगा, sin थीटा। x को क्या लिख सकते हो, a cos थीटा, y को लिख सकते हो a sin थीटा। तो वही लिखा है बस, कुछ अलग से नहीं किया। इसमें देख लो, अभी अगर आपको ये पता चल गया, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो टर्म है ना, ए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इट इज नथिंग बट ए cos थीटा। अब ये आप ए cos थीटा टर्म कहाँ से निकाल सकते हो? आपको एक टर्म पड़ा हुआ ए डॉट बी, आपने पढ़ा हुआ ए बी cos ऑफ थीटा, इसमें से ये टर्म रख लो इस साइड। तो अगर इसको इसी साइड रख लोगे आप, ए cos थीटा, अगर आप इसको इस साइड रख लेते हो ए cos थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, इट शुड बी ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये निकालने को बोल रहा है।
आपके पास ये निकालने का मेथड तो है नहीं, क्योंकि एंगल तो कुछ है नहीं। ठीक है, एक cos थीटा निकालना है। एक ऑप्शन ये है कि या तो एंगल निकाल लो पहले, उसको cos थीटा में पुट करो और a के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। एक ऑप्शन ये है, आप ऐसे जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि a डॉट बी निकाल लो और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से रीअरेंज करके आया है, कोई सेपरेट टर्म नहीं है। ठीक है, जिन्होंने क्लास लगाई थी मैं उनको बता देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट की क्लास लगाई थी हमने, तो मैंने आपको ये टर्म लिखवाए थे। ठीक है, a cos थीटा कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, b cos थीटा कंपोनेंट ऑफ a बिलो, और मैंने डिराइव करा के सारे टर्म लिखवा के रखे। इसी 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 फॉर्मूला से, ये बेसिक है, इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिखे हैं सब कुछ। a cos थीटा को कैसे लिख सकते हो, a डॉट b बाय b मॉड, यानी कि, और इसको भी फिर से फर्दर a डॉट b कैप भी लिख सकते हो। इसी तरीके से b को भी क्या लिख सकते हो, b cos थीटा, b cos थीटा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। तो ये वर्ड में प्ले करेंगे, इस वर्ड के साथ प्ले करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये नोट्स मैं डाल दूंगा आज, उसी में डाल दूंगा यही आपके डॉट प्रोडक्ट में, और वीडियो लेक्चर डल जाएगा, रिवाइज कर लेना। हाफ एन आवर का है, समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है, डबल की पेज पे देख लेना, तो इट विल टेक अराउंड 15 मिनट। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्लास लगाई है। ठीक है, और कुछ सर ने विजय सर का क्लास लगाया तो समझ आया होगा चीजें वहां पे भी। तो ये देखो, इससे क्या पूछ रहा है, अगर ये ए वेक्टर है अलोंग बी, मतलब ये बी वेक्टर है अलोंग अलोंग सम अदर वेक्टर, इसको बी बोल दो। अब निकाल के बताओ मुझे आंसर, अब तो पढ़ा भी दिया। इसको बी वेक्टर मानो, ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बेसिकली आपको यू नीड टू फाइंड ए cos थीटा, यानी कि यू नीड टू फाइंड ए डॉट बी बाय बी का मोड। ये ए वेक्टर है तो ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर। तो ए डॉट बी कितना आएगा, 5 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 5 डिवाइड बाय मोड ऑफ बी। मोड ऑफ बी कितना है, इसका मोड √2 √2। तो बेसिकली आंसर कितना आएगा, 5/√2। ये अब तो समझ आना चाहिए। ठीक है, जिसको अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, आज मैं वो लेक्चर डालूंगा, वो डाल देना। अगर किसी को डॉट प्रोडक्ट फिर भी पढ़ना है तो प्लीज ग्रुप में मैसेज कर देना कि उसको फिर से वो कर दीजिए, मतलब एक क्लास, क्योंकि ये आगे भी तंग करता रहेगा आपको। ठीक है, तो ये समझ आना चाहिए था इसमें पूछा क्या जा रहा है। केशव समझ आया अभी? यस सर। ठीक है, और निधि, हरमन? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। और कौन कौन है क्लास में? हरमन समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया ऊपर? यस सर। ठीक है, और कौन है? रितेश, रितेश जी, यस सर। आसान है चीजें? यस सर। ज्यादा समझने पे ध्यान दो, क्योंकि लिखने विखने का तो ध्यान देना नहीं, अभी आपको वो आ रहा है आपके पास। ठीक है, बस समझो, आपके पास एक रफ नोटबुक लेके बैठना है। ठीक है, वो कुछ नहीं करना है, उसमें करते रहो सॉल्व, यहाँ पे तो आता रहेगा, ये रिफ्लेक्ट होता रहेगा। बताओ इसका आंसर 25 का, जल्दी से। देखो, जो बोल्ड में लिखा है बेसिकली वेक्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो वेक्टर का साइन लगा होगा या वो बोल्ड में लिखा होगा बुक में। क्योंकि वो बोल्ड में इस वजह से लिख देते हैं क्योंकि वो एरो बनाना डिफिकल्ट रहता है जो टाइपराइटर होता है, बार बार। तो कन्वेंशन ले लिया कि जो वर्ड में लिख रहा है वो बोल्ड से लिख दे वेक्टर को।
उन्होंने बोला कि एक ए प्लस बी जो है ऐसा रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर है। मतलब ऑब्वियसली ए ये स्क्वायर कब आ सकता है, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। देन व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 90 डिग्री होना चाहिए। इसी से पाइथागोरस नहीं दिख रही आपको ये कि रिजल्टेंट का सम जो है इंडिविजुअल वेक्टर के स्क्वायर का सम है। तो 90 डिग्री आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। आपको दिया हुआ है दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेसिक कब हो सकता है, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म, तभी जो है पाइथागोरस। नहीं तो फिर क्या टर्म आता है यहाँ पे, एक और टर्म मिसिंग होता है जो कि 2ab cos थीटा होता, तभी वो सी स्क्वायर के इक्वल होता। वो आ नहीं रहा है, तो मतलब cos थीटा 0 है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। ये बताओ करके 26 बताओ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है, ए क्रॉस बी अलग है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। वो दोनों इक्वल है, तो एंगल बताओ पहले तो कितना है वेक्टर के बीच। आर्यन आप मोबाइल से ज्वाइन किए हो क्या, क्या सर? मोबाइल से ज्वाइन किए हो क्या? हाँ सर। ठीक है, एक एक ब्रॉडबैंड लो आप लोग, ठीक है, नहीं तो फिर आपका साल खराब हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, ब्रॉडबैंड ही लगा हुआ है। तो फिर ऐसा बार बार ऐसा क्यों जा रहा है कनेक्शन? पता नहीं सर क्या हो रहा है। या लैपटॉप से पढ़ा करो, लैपटॉप से बेटर है। सर ए आएगा आंसर। तो आंसर बताओ बेटा, 26 का आंसर बताओ। पहले तो मुझे वेक्टर के बीच एंगल बताओ। अगर मैं बस यही स्टेटमेंट देता, इतना ही स्टेटमेंट सर देता और बोलता कि वेक्टर के बीच एंगल बताओ। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों, क्यों कैसे कह सकते हो 60 डिग्री? आप यहाँ से बोलोगे कि ए ये कितना वैल्यू है, ये आने वाला है आपका ए बी साइन थीटा, और उस साइड राइट हैंड साइड टर्म में, राइट हैंड में क्या टर्म है, इस टर्म को लिखूंगा अगर मैं, तो आप बोलोगे ए बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा। दोनों को एक्सपेंड कर दिया, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कैंसिल हो गए, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना, टेन थीटा कितना आ गया, √3। तो थीटा तो पता चल गया 60 डिग्री। सर ए ही आएगा आंसर। तो अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको लिखना आता है, कितना आता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री 1/2 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा a। किसी को दिक्कत है इसमें? सिंपल है। बोलो 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 जल्दी। Yes, sir. यस सर। कुछ बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो चल रहा है। तो 27 बोलो, सिर्फ देखने से बोलना है, पेन नहीं उठाना है, पेन उठाना ही नहीं। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा,
देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए। बी क्रॉस ए क्या आएगा ये बताओ पहले। बी क्रॉस ए एक वेक्टर आएगा। बी क्रॉस ए क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो एक ऐसा वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है और उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही करना है। सर 0 डी। आंसर 0 आएगा। बस इसे बोला था पेन नहीं उठाना है, सोचना है, उसको देखना है। इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके? ए के, ये वेक्टर। और इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो आप ए के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या? दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। इससे सिंपल तो नहीं हो सकता, बट वो लैंग्वेज में कंफ्यूज करेगा, साइन वाइन से डर लगेगा कि ये सब क्या लिख रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत सब। थोड़ा सा अगर बेसिक से भी अगर करने की कोशिश करोगे तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक क्या था जो कल हम इतना चिक चिक के पढ़ रहे थे कि ए क्रॉस बी जो है हमेशा, या बी क्रॉस ए जो है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये क्वेश्चन पता टफ कब हो जाता अगर मैं ऐसा बनाता? और 4 ऑप्शन दे देता और एक ऑप्शन दे देता 0, क्योंकि ये पूरा वेक्टर ना हमेशा इस पूरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के हर वेक्टर के। और अब आपको बच्चों को ये लगता रहता है कि क्या ये सब डॉट प्रोडक्ट कैसे आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इनसफिशिएंट नॉलेज है या कुछ टिक कर देते हैं, नन ऑफ दीज कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो वो भी टर्म 0 आएगा, ये उसके साथ भी प्रोडक्ट होगा तो भी 0 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अगर थोड़ा सोचने के टाइम। अभी तो वो सिंपल है कि आपको ये तो दिख ही रहा है, ए के परपेंडिकुलर है, लिखवाया भी होता है नोट्स में सब में, तो 0 आ जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पी सर क्यू बी आएगा। पी क्यू आर, देख रहे आपको सीधा राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही गया कि पी का यस स्क्वायर सर। क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 90 डिग्री आंसर आएगा। मैं आपको रुको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया था। कराया था कि नहीं कराया था? ये कुछ कुछ आप क्वेश्चन आप भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है घर के लिए। मे बी कोप्लेनर विल बी, कोप्लेनर के लिए, हाँ कोप्लेनर का सोचना, दिमाग लगाना, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोप्लेनर के लिए क्या होगा? आप लोग 32 करो, अभी 32 करो। क्वेश्चन नंबर 32, बताओ मुझे आंसर। आपके पास 1 मिनट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो मतलब स्पीड बढ़ाने का जरूरत है बहुत ज्यादा। बोलो। सर इसमें आंसर आएगा हमारा कौन सा है? 2a प्लस। करो करो अपना। हाँ सर बी ए आएगा सर, ए आएगा। ए आएगा। यस सर। ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके का दिया हो, देखो ध्यान से देखना इसको, एक
ए प्लस बी दिया हो और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हो और ए माइनस बी दिया हो, ठीक है। आप इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो पहले दो टर्म आएंगे क्या, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी। अच्छा, ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है, जो इधर लेफ्ट लेफ्ट से आगे है ना हमेशा, तो यहाँ पे भी वो लेफ्ट में आगे रहेगा। इसको ऐसा मत, ये ऑर्डर ऐसा मत लिख देना कोई इसको कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे में चेंज हो जाता है। जो प्रिसीड कर रहा था वो वहां पे भी प्रिसीड करेगा, जो लेफ्ट में लिखा था वो वहां पे भी लेफ्ट में लिखा रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने पे नेगेटिव साइन कैरी आउट हो जाता है। तो दो टर्म आ गए। फिर थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म आप यहाँ से लिख सकते हो बी क्रॉस ए एंड देन बी क्रॉस बी। तो थर्ड टर्म आएगा आपका बी क्रॉस ए और फोर्थ टर्म जो आएगा माइनस बी क्रॉस बी। कल मैंने आपको बताया था सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस ए, और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ही होते हैं। ऑप्शन देख लो, अब ऑप्शन के साथ मैच करना है कि बी क्रॉस ए में लेके जाओगे या माइनस बी क्रॉस ए में, ऑप्शन है ना टू वाले में। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और एक बी क्रॉस ए तो है ही हमारे पास। क्या बन जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस प्लस में बी, तो बेसिकली टू बी क्रॉस ए आ जाएगा। इसमें दिक्कत आया किसी को समझने में, ऑप्शन में ये टिक कर रहा हूँ, ये वाला 32। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को समझना होता है। अभी पहली बार कर रहे हो, आपने पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ओड लग सकते हैं चीजें, ठीक है, बट ग्रेजुअली ये सिंक कर जाएंगे। देख लो इसमें किसी को समझ नहीं आ रहा तो यू कैन रेज अ डाउट। बोलो, इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला से, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा से, या फिर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और साइन थीटा। फिर मोड ऑफ ए में भी, मोड ऑफ ए क्या लिखोगे, जैसे आप अगर चाहोगे ना, एक वेक्टर ये है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप कर तो सकते हो ट्राई, तो ए प्लस बी का मोड, फिर ए माइनस बी का मोड, और फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल किसका आएगा, वो ए बी का नहीं आएगा, ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर के बीच आएगा, क्योंकि ए प्लस बी कहीं और हो सकता है और ए माइनस बी कहीं और हो सकता है, उनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा फिर जो भी अल्फा, तो टीडियस हो जाएगा प्रोसेस। और यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करने के लिए जाओगे तो आप लिखोगे ए स्क्र बी स्क्र माइनस सॉरी प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ थीटा आएगा और ये अल्फा था, ये थीटा क्यों, क्योंकि ये तो ए और बी के बीच का एंगल होगा, तो थोड़ा टीडियस हो जाएगा करना। ये आसान है, सबसे सबसे शॉर्टेस्ट ही है। ठीक है, कि आपको ओपन करना सीखना है कि कैसे आपका वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है ना, वो आपका प्रोडक्ट तो समझ लिया, बट ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट था, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आप नॉर्मल मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ऐसे ही चार टर्म लिखते थे बचपन से, लिखते थे ना। यस सर। ये सर। वही चार टर्म लिखे हैं। अब मैंने आपकी कुछ प्रॉपर्टी लगाई कि ये पैरेलल वेक्टर के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट में देखा, यहाँ पे भी पैरेलल वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। फिर ये देखा, फिर देखा कि ए क्रॉस बी तो माइनस बी क्रॉस ए होता है। ये मैं यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन देखे कि चारों ऑप्शन मेरे को बी क्रॉस ए की टर्म में चाहिए ज्यादा, तो मैंने उसको बी क्रॉस ए की टर्म में कन्वर्ट किया, तो मेरा ये ऑप्शन बन गया। अदरवाइज मैं उसको यहाँ पे, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, सब्जेक्टिव होता तो यहाँ पे भी छोड़ देते एग्जाम।
ऑब्जेक्टिव है, मुझे इन चारों में से टिक करना है, तो मुझे फिर इसको चूज करना पड़ेगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 33 करके बताओ मुझे, ये सबका होना चाहिए, ठीक है। यू कैन टेक 2 मिनट। बताओ। सर इसका भी ए ही आएगा। सर बाकी लोग 120 आंसर। बाकी लोग कोई कमेंट करना चाहता है? सर बी आएगा 120। बी आएगा। और कोई? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे सर बी 120 डिग्री आएगा, बी ऑप्शन नहीं आएगा, हैं। बी आएगा। बी और ही कोई? आएगा। बोलो। The resultant of two forces 3p and 2p is R. If the first force is double, then the resultant is also doubled. मतलब फर्स्ट फोर्स कौन सी है इनमें से? 3p को डबल कर दिया जाए तो रिजल्टेंट भी 2r हो जाएगा। देन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। दो इक्वेशन लिख दो, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। आप दो इक्वेशन लिख लो। एक तो आपने जब लिखा आर, आर रिजल्टेंट किसका था? 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3p इंटू 2p इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द, यही था। 3p 2p और आर। अब रिजल्टेंट का स्क्वायर ले लो, या इसका स्क्वायर ले लो। ये होता है रिजल्टेंट के स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर आपसे बोला गया कि इस रिजल्टेंट को डबल कर दिया गया। डबल कर दिया मतलब 2r का स्क्वायर हो गया। जब कब? जब इस फोर्स को डबल कर दिया गया। कितना हो गया ये? 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3p इंटू 2, 3p नहीं रहेगा, ये 6p हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ 6p इंटू 2p इंटू कॉस ऑफ थीटा। दो इक्वेशन है और दोनों से क्या निकालना आपको? जैसी क्या है और क्या किया आपने? इसके अलावा कुछ किया क्या? बोलो। नो सर यही करे सर, यही करे सर। यही किया ना? यस सर, यही सेम बिल्कुल। सेम। आपके पास यहाँ पे क्या है? इसको लिख सकते हो 4r स्क्वायर यस सर, फिर इक्वल्स टू 52 p और स्क्वायर इसकी प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 48। ये, r स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दो। यस सर। इससे आंसर आ जाना चाहिए। चेक करो अगर आंसर आ रहा है तो। हुआ क्या था? बस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया था, आपका एक रिजल्टेंट दिया था, उन्होंने बोला इसको डबल करने पे रिजल्टेंट डबल हो जा रहा है, बस ये किया। तो 3p की जगह 6p पुट कर दो, r की जगह 2r पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ये बेसिकली दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करना है। आंसर आया कि नहीं आया आ गया सर। बाकी लोग का? अरे आप लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आ गया सर। आ गया? बाकी लोग का? यस सर। 120 आ रहा है पुट करने में? देखो पुट पुट करना मैं नहीं सिखाऊंगा, ये सब आता है आपको, बेसिक मैथ्स है। स्टेप टू डू है, आपको क्या करना है, उन दोनों दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सोल्व करना है साइमल्टेनियसली। उधर से आर स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट कर दो, पी स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, आंसर बच जाएगा आपको, सब कुछ तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। मैं करके दिखाना तो नहीं चाहता था, बट कुछ लोग नहीं बोल रहे तो यहाँ पे आएगा 4r² और ये कितना आएगा 36p² प्लस 4p² प्लस इसी का इक्वेशन, इसी को रीराइट कर रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, तो 2 को दोबारा लिखा जा रहा है। तो 6 to the 12 to the 24p² और cos ऑफ थीटा, इसमें आर स्क्वायर की ऊपर वाले आर स्क्वायर से वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए, तो यहाँ पे पुट कर आप लिखेंगे 4 इंटू 3p 9p² होल स्क्वायर है, आप बोलोगे 9p² प्लस 4p² और बीटा प्लस 6 12p² cos ऑफ थीटा 36 40, यहाँ पे आएगा 40p², इन दोनों का सम और 40p प्लस 24p cos थीटा। p कैंसिल हो जाएगा, p² हाँ वो तो कैंसिल हो जाएगा। p² कैंसिल, अब बस cos थीटा अननोन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 4 13 13 और 12 12/24 माइनस नहीं cos थीटा के साथ में, तो 4 इंटू 13 प्लस 12 cos थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कर दो 52 प्लस 48 cos थीटा इज इक्वल टू 24 cos थीटा। इसको इधर लेके आओगे तो ये आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा माइनस 24 cos थीटा, cos थीटा आ जाएगा आपका -1/2, तो थीटा आ जाएगा 120। 120 यस सर। अब ये है, ये स्टेप्स टू डू है। अब आपका पहला स्टेप करना होता है कि पहले अगर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया कि क्या करना है, उसके बाद कोई ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एंगल जिसके अंदर 120 डिग्री है। आप लोग कल तक जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कम तक कितने बचे होंगे आपके पास? 5-7 ही बचे होंगे। देखो आपको करना है 34 35 36 37 38 39 और हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है आपको ये वाले। ठीक है,
ये प्रैक्टिस के लिए आपके समझ आया, मतलब आपको थोड़ा सा बहुत नहीं लग रहा ना कि बहुत ही ओल्ड टर्म है वेक्टर एक। डायरेक्शन वैक्शन लेना सीखना है, डायरेक्शन लेना, कंपोनेंट लेना, क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज के अंदर रहेगा। ठीक है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का आज एक लेक्चर अपलोड करा जाएगा, और कुछ प्रॉपर्टी जो छूट मतलब जो उसमें नहीं कवर्ड है ना, वो अगर चाहिए होंगे तो करा दे जाएंगे, अगर आपको आती हैं तो फिर अल थे कि 1D शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपको ये जो जितने क्वेश्चन हैं इतना सफिशिएंट है आपको वेक्टर का प्रैक्टिस। ठीक है, अगर ये आ रहे हैं तो मतलब वेक्टर समझ आ रहा है, यूज होगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। नीट में आ जाता है कई बार, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, वरना जेई मेंस या जेई एडवांस में ये सब प्रॉपर्टी यूज होंगी सूनर और लेटर, मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज होंगी। सर आप बुक कह रहे थे बताने के लिए? हाँ, नीट का मैं बुक बता देता हूँ आपको कभी कभी। ठीक है, बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका होमवर्क जितने ये हाईलाइटेड है ना क्वेश्चन सारे के सारे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको करके रखना कंप्लीट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ट्राई करना है आपको खुद को अपनी नोटबुक में रफ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बनाना है। ये असाइनमेंट रहेगा आपका। ठीक है, और आपके पास टाइम है सैटरडे तक का। वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन है। सैटरडे को मेरे को बताना है इनमें से कुछ अगर डाउट है तो। आप समझ आया? यस सर। ठीक है, यस सर। और इसका अगर सॉल्यूशन रहेगा तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन फाइल यहीं पे इसके साथ ही अटैच कर दूंगा। यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ अभी मैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है उसमें सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो, कुछ भी ट्रिक लग रहा है कि कैसे हो रहा है, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप लेकर के आओगे। मतलब ये नहीं कि बस सर आपने बोला था करने के लिए और मेरे से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20, 26 और ये सब नहीं हुआ है। वो रिडंडेंट टाइम होता है, आपका भी वेस्टेज है, मेरे भी टाइम का वेस्टेज है, बाकी जो क्लास में बैठे हैं उनका भी। अगर आपको जेन्युइन डाउट है आप ले करके आइए, अगर आपको क्वेश्चन करो, नहीं समझ आया 1-2 बार और अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट करो, ग्रुप में डाल के पूछ लो कि किसी को कुछ समझ आया इसके बारे में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, आपको कोई अगर मान लिया केशव को आता है, हारमोन को नहीं आ रहा तो पूछ सकता है, केशव को नहीं आ रहा है तो वो रितेश बता सकता है। तो आप अपने में ही मतलब आपको एक खुद ही वो बनाना होगा, एक सेल्फ प्रोपेलिंग मॉडल बनाना होगा। ठीक है, मतलब अगर आप डिपेंडेंसी रहोगे ना कि टीचर का सैटरडे तक वेट करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, मतलब आपका ही खुद ही वो प्रिपरेशन हैम्पर करेगा। आपके पास तो रिसोर्सेस इतना ज्यादा है कि आपको डिपेंडेंट तो होने का किसी पे जरूरत नहीं है, ना ही केमिस्ट्री में, ना ही मैथ्स में, और ना ही इसमें फिजिक्स में। ठीक है, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो आप गूगल करो। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आया, सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ आया तो बोलो टीचर को कि सर ये मुझे सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट मिसिंग है, मुझे वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझाइए। ठीक है, चलिए अभी मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, कल मिलते हैं 7:30 मॉर्निंग, हम शुरू करेंगे 1D, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा 1D। ये तब तक आप प्रैक्टिस करोगे और सैटरडे संडे को मैं इसका डाउट लूंगा। ओके, वी आर गुड टू गो, बाय बाय, टेक केयर।